ए, क्या कर रही है? बस के भाड़े के लिए हैं। पागल हो गए हो क्या? बस से क्यों जाएंगे? शेयर ऑटो से जाएंगे या किसी ट्रक के पीछे लटक कर। ठीक है तो अब चलें। रुको ना, जल्दी क्या है, 10 मिनट तो रुक जाओ। सुनो बेटा, ये एक एक करके भगवान पे चढ़ाना और 3 बार घंटी बजाना, ठीक है? जाओ पूजा करो, मैं आती हूँ। तुमने उसे क्यों भेज दिया यहाँ से? अब क्या मेरा दिमाग खाने वाली हो? मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। बैठो ना। सॉरी, हाँ गलती से वहाँ हाथ लग गया। दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुमने मुझे इस तरह से रोका कि मेरा दर्द ही चला गया। अब मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कितनी बार पूछा ना, बताओ ना किसने चाकू मारा? तुम जान के क्या करोगी? किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैं पूछूंगी भी नहीं। मुझे जानना है, बताओ कौन? तुम नारापकम के पंचायत लीडर रामचंद्रन को जानती हो? हाँ जानती हूँ ना। तुमसे अपना सारा काम करवाने के बाद तुम्हारे पैसे देने से मना कर दिया था। बाद में धीरे धीरे करके दिया और वो भी पूरे नहीं दिए। उस कमीने की बात कर रहे हो? ऐसे गाली देकर बात मत करो। जरूरत के वक्त उसी के पैसे काम आए थे। उस आदमी ने कभी भी पूरे पैसे नहीं दिए। काम करवाने के बाद टुकड़ों में पैसे देता और वो भी पूरे नहीं देता। सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसने मेरा पैसा इसलिए रखा ताकि अगली बार वो बुलाए तो मैं चला जाऊं। साफ साफ बोलो ना। ये अभी की बात नहीं है, ये राजनीति में आने के पहले की बात है। वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। उसके और सूर्य नारायण के बीच बहुत तगड़ी दुश्मनी थी। श्री पेरम्बदूर में नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी। उन फैक्ट्रियों को जमीन अलॉट करने के लिए दोनों में होड़ लगी रहती थी। उस समय सूर्य नारायण की कोई बड़ी डीलिंग होने वाली थी उसकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें रामचंद्रन को करोड़ों की कमीशन मिलती। लेकिन रामचंद्रन ने तीनों डील अपनी तरफ खींच ली। सूर्य नारायण पागल हो गया और उसने रामचंद्रन के भाई को मारने की सुपारी दे दी। और सुपारी लेने वाले ने गलती कर दी और रामचंद्रन के भाई की जगह उसके ड्राइवर को मार दिया। ड्राइवर रामचंद्रन की पत्नी का रिश्तेदार था। फिर रामचंद्रन और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सूर्य नारायण से बदला लेने की कसम खाई, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मैंने एक प्लान बनाया जिसमें कोई कमी नहीं थी। 3 लड़कों ने सूर्य नारायण को खत्म कर दिया। सूर्य नारायण के 2 भाई हैं, गुरु नारायण और आदि नारायण। उनमें से आदि नारायण ने मुझे मारने की कोशिश की। पर तुम तो किसी और के लिए काम कर रहे थे ना, फिर वो लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो सीधे मेरे पास नहीं आए। दरअसल सूर्य नारायण की लाश पर उन दोनों भाइयों ने कसम ली थी कि जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है वो उससे बदला लेंगे और उनकी कसम लेने की खबर हर जगह फैल गई। उसके बाद से रामचंद्रन जब भी बाहर जाता तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाता और सबके पास हथियार होते थे। अपनी जान के ऊपर खतरा देखकर उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फैसला किया और उस पार्टी में शामिल हुआ जिस पार्टी की यहाँ सरकार है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वो बेशरम हो, उसके लिए पॉलिटिक्स से बेहतर कोई जगह नहीं। राजनीति में आने के बाद रामचंद्रन खुद तो महफूज हो गया, लेकिन उसे ही डराए रखने के लिए नारायण ब्रदर्स ने पानी की तरह पैसा बहाकर बाकी लोगों को मरवा दिया। उन सबको जो उनके भाई के कत्ल में शामिल थे। तुम्हारा मतलब कि वो तीनों? तुमने तो कहा था कि तुमने डायरेक्टली कोई प्लानिंग नहीं की थी, फिर इन तीनों को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया होगा उन्हें? कहीं खुद को बचाने के लिए रामचंद्रन ने तुम्हारा नाम तो उन लोगों को नहीं बताया? विजी, मैं ही रामचंद्रन के सारे काले धंधों की डीलिंग करवाता था। मेरा नाम सामने ना आए इसके लिए वो मुझसे ज्यादा सावधान है। फिर उन लोगों को पता कैसे चला? हाँ? नारायण को मारने वाले 3 लोगों में से एक को उन्होंने सरेआम सड़क पर मारा था। जैसे ही बाकी 2 लोगों ने ये देखा, उनमें से एक बहुत ज्यादा डर गया और उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। इससे पहले कि उसे कोर्ट ले जाया जाता, उसने लॉकअप में खुद को लटकाकर खुदकुशी कर ली और उसकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में डाल दिया गया। और तीसरा वाला, जो 6 महीने पहले ही भागा था, 4 दिन पहले जंगल में उसकी लाश मिली जिसमें उसका सर पूरी तरह से जला हुआ था। नारायण ब्रदर्स के टॉर्चर को ना झेल पाने की वजह से मरने से पहले उसने मेरा नाम उगल दिया। बेचारा। मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। इसीलिए मैं अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा भी क्या काम करना जो अपनी पत्नी को न बता सको? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं धीरे धीरे इस काम से दूर हो जाऊंगा। बार बार इसके बारे में क्यों बात करती हो?
जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा दो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो, फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। फिर चाहे हमें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, कम से कम सुकून से तो रह पाएंगे। आसपास के लोगों से घुल मिलकर रहेंगे, हर त्योहार खुशी से मनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम तो सकेंगे बिना डर के, बिना किसी की परवाह के। चलो नई जिंदगी शुरू करें। हाँ। चलो ना यहाँ से चले जाते हैं। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे विजय। अरे डैडी, अरे आप मेरे सारी चीजें लाए या नहीं? हाँ, तुम्हारी सारी चीजें इसमें हैं और ये पापा की चीजें। माँ से कहो संभाल के रख दें। ओह, शराब की बोतल है ना? हाँ हाँ, जेम्स बॉन्ड। देखना ये बोतल टूट ना जाए, अच्छे से रख दो। अरे रामू, कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ मालिक। प्लॉट देखने जाना है। हाँ उसके बाद कोयम्बटूर जाएंगे। ठीक है मालिक। अरे चिन्ना भाई, तुम हाँ। घर जा रहे हो ठेके पर? ठेके पर जा रहा हूँ। ठीक है, रुको, मैं जरा अपना फोन लेकर के आता हूँ। हाँ। जरा आ जल्दी रहा हूँ, आ रहा करना, हूँ। देर हो रही है। कितना लेट करता है, जल्दी बैठ। चल आजा। चलो बैठ। इसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। ये सब क्या है बेटा? हर सब्जेक्ट में फेल। अगर यही हालत रही तो किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो डिग्री भी अच्छी हासिल करनी ही पड़ेगी ना, हैं? सुनिए, हाँ आपने इसके ट्यूशन के लिए कहीं बात की? हाँ, बात कर ली। ठीक है। सुनो, कल से ट्यूशन पर जाना है। आपको ही ड्रॉप करना होगा। ठीक है बेटा। एक बात बताना भूल गई, हाँ। आपकी बेटी आ गई है, आपका इंतजार कर रही अच्छा, है। आ गई हो? हॉस्टल से कब आई बेटा तुम? माँ ने नहीं बताया? हाँ, उसने बताया। आते ही दीवार पर पेंटिंग भी कर दी। अगर तुम्हारा काम खत्म होने के बाद इसे हटाया जाएगा तो बहुत खराब लगेगा, है ना? जब वापस हॉस्टल चली जाऊंगी तो इस कमरे को फिर से पेंट करवा दीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारा जहां दिल करे वहां चिपका दो। हॉस्टल में रहने से तुम्हारी बेटी का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। जब तक मैं कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी न कर दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बोतल ले आओ। जिससे भी इसकी शादी होगी ना, वो अपने सारे बाल नोच लेगा। उन्हें कुछ नहीं माँ, भूख लगी है, खाना लगा दो। छे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इतनी बदबू के बीच में तुम खाना कैसे खा सकते हो? सच कहा तुमने, यहाँ बहुत बदबू है। जिस जुवेनाइल होम में मैं था वो शमशान के बगल में ही था। जब हम खाना खाते थे तो अक्सर वहां पर लाशों के जलने की बदबू आती थी। वो बदबू हमारे शरीर का हिस्सा बन गई। हमारे बीच में मुकाबला होता कि जो भी बिना उल्टी किए पूरा खाना खा जाएगा वो चैंपियन होगा। और मैं वहां का चैंपियन था। भूखी हथड़ियों ने सब सिखा दिया। तुम कौन से जेल में थे? किसकी बॉडी जल रही है? इसे जलते हुए काफी टाइम हो गया। कोई प्यार व्यार का चक्कर था, किसी ने इसका काम तमाम कर दिया। चित्रगुप्त के खाते में अभी और जिंदगी बची है हमारी। अकाउंट चालू है।
ये चित्रगुप्त का काम नहीं है, उनका काम है डेथ पेनल्टी को इशू होने से रोकना। जन्म से लेकर मौत तक आपके किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही यह तय होता है कि आपकी आने वाली नस्लों को क्या हासिल होगा। कहने का मतलब है आपकी अच्छाई और बुराई का बोझ आपके वारिसों के कंधों पर जरूर आता है। एक बात बता, उसने तुझे किस तरफ से चाकू मारा था? मैंने उसकी गर्दन का निशाना लेकर उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाकू चलाया वो थोड़ा एक तरफ हो गया, वरना अब तक। चुप कर। तुझे पता नहीं गर्दन कहां होती है और कंधा कहां होता है? फालतू बकवास करता है। रामचंद्रन के सारे काम महा करवाता है और ये तुम जानते हो। तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी उसके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। एक काम करो, अगर तुम उसे ढूंढकर उसका एनकाउंटर कर देते हो तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। वो क्या है कि गुरु नारायण मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते थे और अर्जेंटली एनकाउंटर करवाना चाहते थे। मैं एक लेवल तक ही काम करता हूँ और वो लेवल से कभी नीचे नहीं आता। और अगर तुम अपने मुताबिक काम चाहते हो तो दूसरों के मुताबिक चलो। मेरा इशारा समझ रहे हो? नहीं समझे? हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ो। अरे उसी हिसाब से हम डील करेंगे और उसी हिसाब से हमें ऑर्डर मिलेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। उनमें से एक की पीठ पर तुमने चाकू मारा और अब वो बहुत गुस्से में है, तो कुछ दिनों के लिए चूहे के बिल में घुस जाओ, तभी अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि वो भी अभी बिल्ली की तरह झपट्टा मारने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कौन किसको मारता है। वैसे तुम कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचे उससे पहले ही तुम उन पर हमला करो। अब उन्होंने तुम्हारी पीठ पर चाकू मार दिया तो हमें भी प्लान बनाकर उन्हें एक साथ खत्म कर देना चाहिए। मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी जासूसी के लिए किसी और को उनके पीछे लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारा खर्च बढ़ेगा। जबकि मैं अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं हूं। तो जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आ जाते हमें छुप कर रहना होगा। सही टाइम आने पर ही कुछ करेंगे। बोलो गोपाल। जब आपका फोन आया तो मैं खाना खा रहा था। आपने कहा कि आज ही मिलना है, तो मैं अपने दोस्त की बाइक पर ही आ गया। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा प्यारा सा छोटा सा मासूम सा महादेव अब कितना बड़ा हो गया है। हमसे भी बड़ा। लेकिन आप इन्हें तो बिल्कुल सही, बहुत ही कर्मठ इंसान। हाँ, नहीं नहीं, पहले तुम खाओ, शुरू करो, उसके बाद मैं तेरे को बताएगा क्या है। ठीक है भाई, मैं खाता हूँ। विरोधी पार्टी का वो जो तिरुमूर्ति है ना, तुम उसे जानते हो ना? वो कमीना, उसने अपने लाउड स्पीकर का मुंह हमारे घर की तरफ मोड़ दिया और लगा बकबक करने। इतनी गंदी गंदी बातें कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे भाई। देखो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी के सामने ये सब कुछ, ये बकवास की बातें क्या क्या कह डाला उसने। भाई मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत नाराज हूँ उससे। हाँ, भाषण देना है तो अपने घर के सामने भाषण दो। मेरे घर के तरफ लाउड स्पीकर का मुंह क्यों मोड़ दिया भाई? देख, मैं तेरे को एक बात बोलता है, मेरी बीवी रात भर सो नहीं पाई, उसका भाषण सुन के तो और नहीं। मैं तो किसी तरह अपना दारू पी के सो जाता हूँ, पर मेरी बीवी कतई सो नहीं पाई। बस तुमसे एक मदद चाहिए महादेव। तू पहले भी मेरी मदद कर चुका है, इस बार भी कर दे मेरे भाई। क्या करना है मुझे? बात किसी को मालूम न पड़े और किसी को भी भनकता न लगे। हाँ, मैं तू उसे किसी तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इधर ले आ, बात फिर मैं देख लूंगा।
जब तक मेरी पत्नी का दिमाग सही नहीं हो जाता हम उसको इधर ही रखेंगे। और उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, हम उसको छोड़ देंगे और क्या। हाँ समझ गया ना। पैसे के बारे में इससे बात कर ले गोपाल से। सुन, करेगा ना महादेव? हो जाएगा भाई। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए महादेव। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद भी मुझे मेरी बीवी अपने घर में कदम रखने देगी महादेव। चल दे दे इसको पैसे जो मांगता है। हाँ आज थोड़ी ज्यादा हो गई लगता है।